इंटरव्यू का एक बड़ा सा रीजन ये भी है। हाँ आपने जब बात किया था ना शिव शक्ति के बारे में, हाँ शिव का कनेक्शन आपके साथ, एज एन आपके गॉडेसेस का कनेक्शन के साथ, तो मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट जाग गया आपकी बातों लाइफ से। के बारे में जानने का, आपकी चीजों के बारे में जानने का। तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, ठीक है? हाँ तो नमस्कार देवी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। कैसे हैं मैं आप? ठीक हूँ। बढ़िया, पक्का? पक्का। देखिए थोड़ा बहुत एज एन मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में अगर बताऊं, ठीक है? आप बेसिकली बैंगलोर से ही हैं? नहीं, मैं कानपुर से हूँ। आप कानपुर से हैं? कितना टाइम? बेंगलोर मुझे 26 साल हो गए। बैंगलोर में आपको 26 साल? 26 ईयर। मेरा बेटा यहीं बॉर्न हुआ है, ठीक है। वो अभी 25 ईयर का है, तो 26 ईयर हो गया मुझे अप्रैल में 26 इयर्स यहाँ पर हो गए आपको, राइट? बेंगलोर को। और अगर हम स्टार्ट करें कॉन्वर्सेशन को शिव शक्ति से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? कि मतलब ये शिव शक्ति कैसे कनेक्टेड है आपके साथ? मेरे साथ ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि जब मैंने रिसर्च वर्क शुरू किया था, तो मुझे जो टॉपिक मेरी गाइड ने दिया था कि गॉडेस लक्ष्मी पर आप कुछ भी लिखो, ठीक है। तो गॉडेस लक्ष्मी पर लिखने के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। हाँ। बहुत कुछ पढ़ना पड़ा, तो मैंने सबसे पहले ऋग्वेद पढ़ा। ऋग्वेद पढ़ा आपने? ऋग्वेद में बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो पूजा कैसे होती है, अग्नि पूजा कैसे होती है वो है, बट भगवान का उत्पत्ति कैसे हुई वो पुराणों से आता है, जो कथाओं से रिलेटेड है। उसमें ही शिव पुराण में पूरा शिव जी के ऊपर सारा कुछ है कि शिव जी की शादी, शिव। तो शिव मेरे से कैसे कनेक्ट हुए, क्योंकि जो गॉडेस लक्ष्मी है वो पार्वती ही है, वो सती ही है जी, है ना, वो दुर्गा ही है। तो जब मैंने गॉडेस लक्ष्मी को पढ़ना शुरू किया तो उसमें सारा कुछ डिटेल में जाती गई, तो ये शिव शक्ति से रिलेटेड हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग। तो जो हमारा नेचर है, जितना भी नेचर है, वो प्रकृति है। प्रकृति मीन्स देवी, देवी मीन्स दुर्गा कह लो, या सती कह लो, पार्वती कह लो, लक्ष्मी कह लो, कोई भी आप रूप दे सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। ये हो गया थोड़ा बहुत शिव शक्ति से आपका कनेक्शन, ठीक है? मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत अपने बारे में बताओ आप, मतलब अपने बारे में क्या सोचते हो, क्यों हो, क्या हो, क्यों करते हो ये सारी चीजें, क्या मतलब है इन सब चीजों का? ये शायद मेरे जीन्स में था, क्योंकि पेरेंट्स के स्कूल्स थे, तो वहां से जब मैं बॉर्न हुई हूँ तो मम्मी मुझे जब मैं 2-3 महीने की थी तभी से स्कूल ले जाती थी। और मैंने पढ़ना भी टीचर की टेबल के ऊपर ही सीखा और डायरेक्ट ABCD सीखी। तो मैंने शायद नर्सरी तो किया ही नहीं। फिर मैं जब 4 साल की थी तो मैं कुछ ड्रॉ करती थी। फिर एक दिन मेरी दादी ने, 7 या 8 इयर्स की थी, तो मेरे घर में एक लक्ष्मी जी की मूर्ति थी और जिसके गणेश जी टूट गए थे। मेरी दादी ने कहा ये पुरानी हो गई, इसको पेंट कर दो। तो मैंने वो पेंट किया, मुझे एक अटैचमेंट हुआ उनसे। वो लक्ष्मी जी की मूर्ति अभी तक हमारे घर में थी। हाँ, और वो हर साल पेंट होती थी, पर मेरी जब शादी हुई तो पता नहीं अब उसके बाद क्या हुआ। पर मैंने जब से होश संभाला है, हमारा 4th फ्लोर का घर था, एक एक सीढ़ी पर, क्योंकि घर में चौक थी, स्कूल था, तो चौक से मैं कुछ डिजाइन बनाते हुए एक एक सीढ़ी को चढ़ के ऊपर 4th फ्लोर पे जाती थी। अच्छा। ये मुझे याद है कि मैं 1 2 3 भी लिखती थी, मैं कुछ डिजाइन भी डालती थी। हर दीवार, कोई भी फंक्शन होता था घर का, उसमें जो भी अल्पना बनती है या जो भी डोर पे डेकोरेशन होता है, वो सब मैं बहुत बचपन से कर रही हूँ। मुझे जब से होश संभाला है तब से। और मुझे वो डॉल हाउस बनते हैं ना, जो सावन के महीने में यूपी साइड में, उनको हम लोग घरौंदा बोलते हैं। घरौंदा। तो हम हर साल वो घरौंदा बनाते थे। तो मुझे वो घर बनाना भी बहुत अच्छा लगता था। और अभी हमने लेटेस्ट लास्ट घर बनाया है, मेरे बेटे का एक प्रोजेक्ट था, उसमें डुप्लेक्स विला बनाई थी। पूरा उसमें पूरा अच्छे से ओपन करके, उसका फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास। फिर जब आर्ट से रिलेशन हुआ, मतलब मैं 8th तक तो मेरा आर्ट था। कितने अभी आपकी एज क्या है? मैं 57 की हूँ। 57 की हो आप, और उससे मतलब 26 साल से आप बैंगलोर में हो ना? उससे पहले से आप मतलब वो अपने आर्ट में घुस चुके थे? घुस चुके थे। 9th-10th मैंने आर्ट एज ए 2 सब्जेक्ट लिया था कि और 11th-12th में भी मेरा 2 सब्जेक्ट था। इवन मेरा ग्रेजुएशन भी आर्ट था। फिर पोस्ट मास्टर्स किया, सो भी आर्ट किया। मास्टर्स के बाद इमीडिएट मैंने मास्टर्स बहुत जल्दी किया था, 19 की उम्र। ओके, 19 में मास्टर कर लिया आपने? मास्टर कर लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद स्कूल थे तो मम्मी की हेल्प करने लगी, स्कूल में मैनेजमेंट एंड सब
स्कूल का सारा देखने लगी। मैंने 9 इयर्स स्कूल बिजनेस भी संभाला है। अच्छा। मेरी शादी लेट हुई थी 28 इयर्स में, हम्म। तो अब आप समझ सकते हो कि 19 में मैंने एमए कर लिया था, तो 9 इयर्स स्कूल संभाला। मतलब आपके मम्मी पापा का स्कूल भी था मम्मी ना? पापा का स्कूल था। तो वो मैं जब स्कूल में काम कर रही थी तो मुझे लगा मेरी लाइफ ऐसे ही है क्या, सब ABCD और इसमें चली जाएगी। ठीक है। मेरे अंदर एक कीड़ा था, हाँ। तो मुझे और भी कुछ करना है। तो फिर ये हुआ कि मैं PhD में इनरोल हो जाती हूँ। PhD किसके अंडर में करूँ? मैंने अपना गुरु ढूंढा। वो गुरु अलग स्कूल का था। ओके। तो मुझे उस गुरु के रूम के आगे बस ऐसे खड़ी रहती थी। ठीक है। 6 महीने मैंने चक्कर काटे हाँ। गुरु के। हाँ। गुरु ने एक दिन रैंडम बोल दिया उन पर कि जाएंगे हम। चलो ठीक है, आप अभी कंप्लीट कर लो ये। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा रैंडम कुछ भी आप लिख के ठीक है। लाओ गॉडेस लक्ष्मी हाँ। पे। तो बस वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई, यहीं से जर्नी से। यंग एज में। जब मैंने वहां पे अपनी जर्नी स्टार्ट की तो कानपुर में 2 ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक एक है। शिल्पी और एक युवा शिल्पी। तो शिल्पी ऑर्गेनाइजेशन के मेरे ये सब मोमेंटोज रखे हैं आगे पीछे ओके। सब। तो मैं शिल्पी के लिए बहुत काम करती थी, एडवर्टीजमेंट, पूरा एग्जीबिशंस और वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशंस वो सब करती थी। ओके। और न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखना, इलस्ट्रेशन वर्क करना, ये सब मैं करती थी। मैंने 89 to 95 मैंने ये सब काम बहुत किया। 89 to 95। अच्छा, ये जो कानपुर का आपका और बैंगलोर का, राइट, अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा समझे ना, इसे वही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था, कानपुर मतलब कितना आर्ट को लेकर के, मतलब कि बच्चों को या लोगों को, मतलब है ना, प्रमोट, ऐसा कुछ है कानपुर में कुछ, या फिर नहीं है? बहुत। अच्छा। जब हम थे तब हमारे समय में कम था, क्योंकि लोग ये आर्ट में, डांस में क्या करोगी आगे जाके। पर धीरे धीरे जब मैं उस फील्ड में गई ना, तो मैंने देखा नहीं बहुत है, और अब तो बहुत है। अब तो इस जैसे समय कुछ 2-3 लोग होंगे या 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं अच्छे, आपको जो बिल्कुल, इनका हाँ, कर रही है। बहुत सारे लोग हैं। अभी युवा शिल्पी तो बंद हो गई है, पर एक जो युवा शिल्पी का मेन बंदा था उसकी डेथ हो गई है, और अभी दूसरे लोग दूसरे नाम से चला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ओके। तो वो अलग अलग चल रही है, और मैं अभी उस टच में नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है बेसिकली। पर कभी न्यूज़पेपर में या कहीं यूट्यूब में कभी देखती हूँ तो अरे ये तो हमारे साथ के बंदे हैं। तो हम 50 लोग थे, 50 लोग थे, 50 लोग थे ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसमें यंग भी थे, मेरी एज वाले भी थे, मेरे से छोटे भी थे, मेरे से सीनियर भी थे। तो अभी भी जो हमारी एज ग्रुप के हैं उनमें से कई लोग बहुत प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं। तो वो चल रहा है। कितना आसान है कानपुर में, मतलब एक आर्टिस्ट की लाइफ को मतलब आगे लेके जाना कितना आसान? कानपुर में इतना आसान नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर में जैसे कंपेयर करते हैं उसको, आप अब जब कानपुर में थे तो ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आई होंगी, राइट? बहुत थी, बहुत सारी हाँ। डिफिकल्टीज। जैसे अब हम मेरे पेरेंट्स एजुकेशनिस्ट थे, पर क्या था, फैमिली तो बड़ी थी, तो हर तरह के लोग थे। तो ये है कि लड़की का बाहर निकलना रात को ठीक नहीं है। रात में घर आना है 6 बजे, सूरज ढलने से पहले घर आ जाओ। अच्छा। ये सब परमिशन, हमको बाहर रुकने की कहीं परमिशन नहीं है। कैसे, मतलब आपका कॉलेज कैसा रहा है? कॉलेज मेरा मस्त था। मैं 12th तक तो अपने स्कूल में पढ़ी हूँ जो मेरे पेरेंट्स चलाते थे। ठीक है। उसके बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ी, मैंने ग्रेजुएशन वहां से करी। फिर प्राइवेट कॉलेज से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी। फिर दूसरे एक प्राइवेट कॉलेज से जो कानपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, उससे मैंने अपना PhD किया। उससे PhD किया आपने? ऑलराइट। और जब मैंने PhD किया तो मेरी जब रिसर्च वर्क पूरा हो गया था, तो जो कानपुर के दंगे हुए थे 92 वाले, ओके, कानपुर के दंगे, 6 दिसंबर, कानपुर के दंगे नहीं, वो बाबरी मस्जिद वाला हुआ था। उसमें मेरी थीसिस डिस्पैच हुई थी, और मैं डर गई थी कि मेरी थीसिस पहुंचेगी भी कि नहीं पहुंचेगी। पर मुझे 1 महीने बाद खबर आई कि हाँ पहुंच गई, सही सलामत हो पहुंच गई। सही है। फिर उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू भी हुआ, जो 3 प्रोफेसर्स आए थे इंटरव्यू लेने, उस दिन पूरी यूनिवर्सिटी बंद थी। अच्छा। मैं अकेली थी और 3 प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में। अरे भाई साहब। और एक पियन था, बस। ये तो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही डिफिकल्ट वाली चीज थी, पर ठीक है, वो हो गया।
अवॉर्डेड हो गई। फिर उसके 2-3 साल बाद मेरी शादी हो गई। ठीक है। शादी के 1 साल बाद मैं बैंगलोर आ गई, क्योंकि हाँ। मेरे हस्बैंड का जॉब यहाँ है अच्छा ओरेकल में। जब मैं यहाँ आई तो अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मेरा इसको लेकर, ठीक है, शादी को लेकर के आपके, ठीक है, वही पूछना है मेरे को, ठीक है। हाँ पहले तो ये क्वेश्चन है कि मतलब आपका अगर मतलब इंडिपेंडेंट बन रहे थे आप, है ना, मतलब अपने काम भी कर रहे थे, बहुत सारी चीजें भी, 19 की एज में आप वो कर रहे हो, ठीक है, आपने एमए कर लिया, राइट, उसके बाद फिर आप जो है स्कूल भी संभाल रहे थे उस टाइम पर, तो फिर मतलब होता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, शादी करने की क्या जरूरत थी, फिर सब कुछ छोड़ना पड़ गया। हाँ, मेरी मम्मी मुझे ना मेरा अपना और वैसे चौथा भी ये बेटा, आपकी अरेंज मैरिज थी ऐसे? हाँ अरेंज मैरिज हाँ। थी। मेरी मम्मी मुझे मेरा अपना चौथा बेटा ही मानती थी। हाँ तो मैं हमेशा कहती थी क्यों शादी के पीछे हाँ, पड़ी हो, है मैं क्या चौथा रखे शादी बेटा में? हूँ। हाँ, ये लोग तुम्हारी सेवा करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, हम 6 भाई बहन है, हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली हूँ। ठीक मेरी है। मम्मी बड़ी दुखी होती थी, नहीं बेटा लड़कियों को तो शादी करके जाना ही होता हाँ, है, ये वो सोच है जब मतलब। तक ये है, हम्म क्योंकि वो इतनी मेरी मम्मी ट्रिपल एमए थी, एमफिल थी, पर हम्म वो तब भी था उनको कि नहीं मैं अपने टाइम पर तुम्हारी शादी कर दूं, हम्म एक सही पार्टनर मिल जाए और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। चांस के बाद मेरी शादी न्यूज़पेपर के थ्रू हुई थी। जैसे मैट्रिमोनियल निकला था, सुधात का बायोडेटा निकला था, अच्छा, मम्मी ने पढ़ा। वो बायोडाटा वो मम्मी वाला को आता है ना कि मतलब 4 फोटो लड़कियों, हाँ हाँ वही लड़कियों वाला, अच्छा हाँ वही वाला, वैसे ही वाला। तो मेरी ठीक है। मम्मी ने पढ़ा, मेरी मम्मी रैंडम चली गई दिल्ली, हाँ, मम्मी ने इनको देखा, फिर अच्छा बायो में पसंद क्या आ लिखा गए। था? ये सॉफ्टवेयर न्यूज़, इंजीनियर और ये सब अच्छा जो भी, गोरा लड़का, बड़ा हाइट वाला, हाँ ऐसा ही हाँ लिखा वो हुआ सब था। फोटो वोटो, फिर मम्मी को फोटो मिली, ठीक है। फिर मम्मी गई, मम्मी को पसंद आ गया। हम्म फिर सुधात मुझे देखने आए अपनी मम्मी के साथ, हम्म मैंने तो रैंडम किया, लड़के हैं पता नहीं पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक क्योंकि है। मैं अपने को सोचती थी मैं छोटी हूँ, मेरी हाइट अच्छा, कम है, मैं थोड़ा मेरा रंग भी डल है। हम्म बट समहाउ सुधात को कुछ मेरी शायद डिग्री इम्प्रेसिव लगी, हाँ, ओके, या जो भी, या मेरा बात करने का ढंग इम्प्रेसिव ठीक लगा, है। या इनको ये लगा कि बहुत सारी लड़कियां इंजीनियर डॉक्टर और ये सब होती हैं, ये कुछ अलग अलग हटके है, हैं, हाँ। आर्टिस्ट है, क्योंकि शायद उनको भी आर्ट में इंटरेस्ट है, तो इसलिए थोड़ा अलग लगा होगा उन्हें। ठीक है। फिर हो गई शादी, मतलब उनका शादी हो अप्रूवल, गई। मतलब आप देखो यहाँ पर आपका वो जो है ना, नहीं उनका अप्रूवल था, क्योंकि मतलब फर्स्ट आप उनका अप्रूवल वेट कर रहे थे ना कि मतलब वो मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा करके? नहीं, मैंने मैं अपनी रियलिटी बताऊं कि जब मैंने देखा, मैंने कभी ऐसे लड़के नहीं देखे थे, मतलब ठीक है, अच्छा, कि कोई ओके, शादी के लिए कोई मुझे देखने आ रहा है, अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि मैं वो चाय की ट्रे लेके जा रही हूँ और कोई देख जो रहा है मूवीज पसंद, में देखा है। वो बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे ही रैंडम देख लो जिसको देखना है, मेरे ओरिजिनल रूप में जैसी भी हूँ मैं। तो जब सुधात आए तो मैंने कहा, मन में ये सोचा लड़का तो ठीक ही लग रहा है। अभी मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक तो है। मुझे लड़का तो ठीक ही लग रहा है। हाँ, फिर इन्होंने पूछा कि अच्छा बताओ अगर मैं रेडी होता हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तो हमने कहा हम लोगों के यहाँ लड़कियों को कोई नहीं पूछता, हमारे समाज में अगर लड़के वाले रेडी हैं कि हाँ हमें लड़की पसंद है, पेरेंट्स को सब पसंद है, तो पेरेंट कहते हैं हाँ ठीक है, लड़की की हाँ या ना पूछी नहीं जाती है, ज्यादा नहीं, है हाँ, ना। हाँ, किसी 1-2 मामले में मैं बोल भी चुकी थी मुझे नहीं करनी ऐसे करके, ओके, पर जब इनको देखा तो ठीक है, हाँ लड़का ठीक है, हमें पसंद है, मम्मी बोली तो हाँ ठीक है। फिर इनका बाद में फोन आया कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है शादी अच्छा, के लिए? अच्छा, हाँ, मैंने कहा नहीं कोई प्रेशर नहीं है, हाँ, मेरी अपनी मर्जी है, आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, हाँ, बस। फिर वो हम लोग मिले भी नहीं थे, 1 या 2 बार मिले होंगे, ठीक है। फिर सीधे शादी के बाद ही मिले थे। फिर हम्म 1 साल बाद हम यहाँ बैंगलोर आ गए। 1 साल बैंगलोर में, यहाँ पर 96 में शादी हुई, 97 आपका में मैं जर्नी था बैंगलोर यहाँ आ पे 1966 से स्टार्ट हुआ था ना, गई। हाँ 1966, मैं तो बॉर्न हुई हूँ ना 26 जनवरी 1960। 1966, अभी 23 चल रहा है, 3 साल बाद हो जाऊंगी 60 की। 16। 3 कैसा साल लग रहा है बाद आपको हो ये इतना एज जो मुझे है? ना, मैं अभी अपनी कल्पना नहीं कर पाती हूँ कि मैं 60 की होने जा रही। कोई मैं नहीं अभी भी अपने आप को ना जब मैं सोचती हूँ कि अरे अच्छा, मैं जब कोई पूछता है मेरे से, डॉक्टर की स्लिप में लिखते हैं कि 57 की हो रही हूँ, तब मैं अच्छा मैं 57 की हो गई नहीं तो
मेरे बेटे हाँ। के स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो बोले असल में ना आप बच्चों के साथ रहते हो, बच्चों की क्लासेस करते हो, तो आप उस एज के लगते ही नहीं हो। सोचो 10 साल पहले हम उनसे मिले थे, तो 47 के होंगे, नहीं आप 30-35 तक। हमने कहा बहुत अच्छा किया 10 साल कम कर दिया मुझे। आपके बैंगलोर से ही एक बार देखते हैं, जैसे आपने कानपुर का कंट्रीब्यूशन बताया आपका कि आर्ट को लेकर के कानपुर का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, वहाँ के लोगों का भी रहा है। बैंगलोर का कितना कंट्रीब्यूशन, क्योंकि बैंगलोर 26 साल से आप यहाँ पे हो, राइट? बैंगलोर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, बैंगलोर में आपको क्या क्या चीजें हेल्प की हैं बेंगलोर इसके ने लिए? बहुत हेल्प किया। मैंने बेंगलोर में जब 97 में मैं आई, उसके बाद 2-3, क्योंकि बेटा होने वाला था, अक्टूबर में हो गया, ठीक तो है। 2-3 साल तक मुझे ये था, मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, सुधात के पेरेंट्स भी वर्किंग थे, मम्मी भी वर्किंग थी, क्रेच चलाती थी, तो हम लोग को था, दोनों को था कि मेरे को बेसिकली था कि मैं अपना मदरहुड एंजॉय करूंगी। मैं 4 से अच्छा, 5 साल मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चे के साथ सिर्फ खेलूंगी। ठीक है, सही है। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया 2000 में अराउंड मैंने 2000 यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की। जितना मेरा यहाँ पे काम है वो मेरा यहीं का काम है। तो फिर 2002 में मैंने एक सोलो एग्जीबिशन करी। सोलो एग्जीबिशन क्या है? ठीक है। तो वो मैंने नताशा गोल्फव्यू में एम्फी थिएटर में करी थी। उसमें मैंने अराउंड 160 पेंटिंग्स थी, जिसमें 80% सोल्ड हो गई थी आपकी मेरी। 160 पेंटिंग? 160? 60 160? 160 उसमें छोटी भी थी, बड़ी भी थी, सारी बड़ी नहीं कितना थी। पैसा कमाया उससे आपने? ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी छोटी ग्लास पेंटिंग जैसे बट 160 बहुत बड़ा नंबर है। हाँ 40-50 ग्लास पेंटिंग और लगी है ना, छोटी छोटी, वो सामने लगी छोटी सी अच्छा, ओके, वो छोटे वाली। स्क्वायर वाली। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ 100 रुपीज में सेल की। अच्छा, तो अच्छा, अब अच्छा, वो उसकी कॉस्ट आई होगी 75 रुपीज, मैंने 100 में सेल की, तो उसमें तो कुछ भी नहीं मार्जिन मिला। ये था कि मुझे कुछ काम करना था, जो मैंने काम किया है वो निकल के जाए, मेरे पास इकट्ठा नहीं रहे। फिर वो उस समय लोगों ने वहां मुझे जाना कि मैं पीएचडी होल्डर थी, वो आई आगे बढ़ करके कि मुझे सिखाओ, तो मैंने वो 2002 से फिर क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। और चूंकि पेरेंट्स स्कूल चलाते थे, तो टीचिंग मेरे ब्लड में था, वो मेरा पैशन था। मैं पेंटिंग बना बना के एग्जीबिशन लगा के उसको लाखों में सेल कर सकती थी, पर मेरे अंदर शायद शुरू से था कि स्कूलों में आर्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं जाती। करेक्ट, हाँ, ये तो है। नहीं तो बच्चों को जरूरत ही नहीं हो सेपरेट आर्ट क्लासेस में, डांस क्लासेस में। अगर स्कूल में करिकुलम है आर्ट का और टीचर्स अच्छे हैं, तो स्टूडेंट्स को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो मेरे अंदर ये था कि मैं ऐसे जो नीडी लोग हैं उनको मैं सिखाऊं, और जो जिनको बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि वर्षा मुझे एक लाइन भी सीधी नहीं खींचनी आती है, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को सिखाओ जिनको नहीं सीखनी आती, वो कुछ अचीव करे। वो अचीव करके कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी अपनी खुद की क्लासेस चला रहे। मैंने उन्हें ट्रेंड किया 3-4 साल, वो अपनी सक्सेसफुली क्लासेस चला रहे। ठीक है। तो ऐसे भी स्टूडेंट ट्रेंड। अच्छा, यहाँ पर मेरे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि स्कूल आपने बात किया, राइट? तो स्पेसिफिकली अगर आपने खुद से अपने सब कुछ बिल्ड किया, राइट, तो कभी अपने स्कूल में जाकर के उनको ये प्रेजेंट किया कि मतलब हाँ, आपके स्कूल में आर्ट सिखाना और अच्छे टीचर्स को लाना ज्यादा ये सही रहेगा, ऐसा? मैंने प्रेजेंट नहीं किया, पर मुझे स्कूल से ऑफर्स आए। अच्छा, कि आप हमको ज्वाइन करो। ठीक है। जैसे TISB स्कूल है, ये ठीक है, बेंगलुरु में ही? बेंगलोर में, ठीक है। सजापुर रोड पे। हाँ। वहाँ जो ओनर है उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरी डिग्री भी मंगा के देखी कि मैं रियल में PhD हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है। हाँ। तो फिर उन्होंने ऑफर किया कि आपको फुल फैकल्टी देते हैं। जो सृष्टि आर्ट स्कूल है अदिति मालिया का यलहंका में, वहां से भी मुझे किसी ने ऑफर दिया था। TSIB स्कूल बोल रहे हो ना? हाँ TSIB। तो उसमें भी मुझे ऑफर था कि आप फुल फैकल्टी संभालो। पर एक्चुअली बताऊं, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, मुझे बहुत ग्रेट इंग्लिश नहीं आती, सीधी सी बात है, जो मेरी वीकनेस है। तो मुझे ये लगा कि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाऊंगी, बच्चे तो वहाँ क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे और कहीं मैं अटक गई तो मुझे मुश्किल होगा। तो सुनो, उसके बाद भी वहाँ के मैनेजमेंट ने मेरे से क्या कहा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल प्रोवाइड वन ट्रांसलेटर विद यू। अच्छा, हाँ। तो पर उनको क्या था, मेरा डिग्री के बेसिस पे मुझे काम देना था।
हाँ लेकिन हाँ बैंगलोर में तो है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, वो इंग्लिश हाँ ही वो बोलते इंग्लिश ही होंगे। बोलते मेरी क्लास में भी है मेरे पास मैं इंटरनेशनल अब तो मेरा स्ट्रांग हो गया है मेरे हाँ, धीरे 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 शुरुआत में मुझे कन्वर्सेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आती थी पर मेरे बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प की अच्छा हाँ और मैं उनसे बोलती थी तुम बात मेरे से इंग्लिश में ही करोगे मैं ठीक है। आंसर इंग्लिश में मैं टूटी फूटी दूंगी पर नाउ आई ठीक है। कैन स्पीक फ्लुएंटली ग्रेट है। अभी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ हाँ पर मैं अपने जितने भी मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स हैं। जो कॉलेज में जा रहे हैं उनसे मैं अभी भी सारा कम्युनिकेट करती हूँ ऑनलाइन कम्युनिकेट करती हूँ सब करती हूँ पर शुरुआती दौर की बात है वो 2000 आई थिंक 2-3 तक ओके मुझे मुश्किल आया था ठीक है। उसके बाद उसके बाद में तो फिर वो मतलब अपने वो नहीं एक फ्लो एक्सेप्ट में किया, हाँ वो एक्सेप्ट नहीं नहीं किया अपना मैंने स्कूल वाला। मैंने स्कूल वाला क्यों नहीं एक्सेप्ट किया क्योंकि वो इंटर कॉलेज था प्लस ठीक है। यहाँ स्कूलों में एक माइनस पॉइंट ये है कि वो लोग अपने स्कूल में आर्ट टीचर को स्कूल के डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट को तो आप हिंदी में कहते हैं ना भाड़ में जाए पहले हमारा स्कूल सजाओ फिर स्टूडेंट को अच्छा पढ़ाओ ऐसा वो करता है ये ओके। कल्चर है सारे स्कूलों में तो मुझे वो पसंद नहीं था मुझे था मैं अपने जो मेरा प्रोफेशन है उससे मैं क्या बोलना चाहिए बच्चों को क्रिएट अच्छा बनाता है। हाँ मतलब मैं फेयर नहीं हो पाऊंगी अपने प्रोफेशन अच्छा से ओके ठीक है। तो मुझे अपने प्रोफेशन से भी तो फेयर रहना चाहिए ना कि मैं कुछ जिस चीज को मैंने सीखा वो मैं दूसरों को सिखाऊं पॉइंट हाँ सही बात है। है ना हाँ आप इंटीरियर डेकोरेटर को बुला के या इवेंट वालों को बुला के आप अपना स्कूल डेकोरेट सही कराओ बात है। टीचर का काम टीचर को करने दो तो इसलिए मैंने कोई भी स्कूल और स्कूल में क्या है एक पर्टिकुलर कोर्सेज है आपको हर साल वही रिपीट में पढ़ाना है मैं जब अपना काम स्टार्ट की तो मुझे मेरे को फ्रीडम थी मैं किसको भी कुछ क्या भी भी सिखा सकती हूँ सही बात है। हर दिन कुछ नया क्रिएट कर सकती हूँ जो ओल्ड स्कूल का ढर्रा है उस पर नहीं चल सकती ना इसलिए मैंने स्कूल 3-4 स्कूल में ऑफर थे मैंने लिया ही नहीं कॉलेज में भी ठीक है। ऑफर था मैंने लिया ही नहीं और बेंगलोर में जैसे चित्रकला परिषद है वो गवर्नमेंट का है और वहां पर एक तो दूर है हमारे यहाँ से मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था मेरा घर मेरा बच्चा फिर मेरा प्रोफेशन अगर मैं अपने प्रोफेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देती तो ठीक है। ना मैं घर अपने घर को भी नहीं देख पाती तो अपने घर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं ठीक है ऑलराइट। अब यहाँ पे मेरा एक ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन ठीक है जैसे कि जैसे कोई बच्चा है ठीक है उस वो भी मतलब कि वही सेम चीज जैसे बड़े बूढ़े भी हो सकते हैं उनको नहीं आती आर्ट एंड राइट तो क्या क्या वो स्टेप्स फॉलो करें जिससे थोड़ा बहुत उनका आर्ट में इंटरेस्ट भी डेवलप हो वो सीख भी पाए अगर हम किसी भी जगह की बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दैट्स फर्स्ट अगर ऑब्जर्वेशन। हाँ अगर आप जैसे मान लीजिए आप एक छोटा बच्चा है उसको हम पहले लाइन बनाना सिखाते हैं ठीक है। फिर उसके बाद उसको 2 लाइन सिखाते हैं फिर ए लिखना सिखाते हैं सिंपल सा है ना तो उस वो ऑब्जर्व हम उसको बार बार बोलते हैं ए फॉर एप्पल तो बच्चा उसको ऑब्जर्व करने लगता है कि हाँ ए फॉर एप्पल ही होगा ए फॉर एंट नहीं होगा हम सही बात वही है। हाँ, रटाते हैं उसको करेक्ट ना करेक्ट। तो जब हम बड़े होते हैं या हम किसी को सिखाते हैं तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि ये स्क्वायर है ये राउंड है ये ऑरेंज कलर है ये ग्रीन कलर है ना जो बता रहे हैं फिर सेकंड आता है थिंकिंग एबिलिटी ठीक है कि आपकी थिंकिंग कैसे चल रही है आपको मैंने बोला एक बॉल बना दो आप बॉल ओवल शेप भी बना सकते हो करेक्ट है ना आप टेनिस बॉल भी बना सकते हो आप फुटबॉल भी बना सकते हो ठीक तो है आप क्या दिमाग में सोचते हो और क्या डिपिक्ट करते हो पेपर पे ओके वो थिंकिंग फर्स्ट इन ऑब्जर्वेशन की ऑब्जर्व करो चीजों को ठीक है बच्चे और हम जब बॉर्न होते हैं जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो ऑब्जर्व भी करता है ना हर चीज को कि ये माँ माँ सिखाया जाता है कि माँ सही बात है माँ है ना बोलते हैं है माँ हम जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे हस्बैंड कहते थे हम इसको सिखाएंगे ये हमें रावण बोले अच्छा तो हम उसको बुलवाते कि पापा की जगह रावण तो वो रावण ही बोलता तो हम तो पापा पापा सिखाए तो पापा बोला ना सही बात है नाइस ठीक है दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑब्जर्व करना है चीजों को ठीक है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा थिंकिंग बोला थिंकिंग ठीक है नेक्स्ट स्टेप इज थिंकिंग हाँ ठीक कैसे मतलब किस सेंस में मतलब think कर रहे हो चीजों को देखो और उसके बारे में सोचो ऐसा करके हाँ जैसे अभी मैंने बोला कि आप एक बॉल बनाओ तो आप अपने दिमाग में सोचोगे ना बॉल सर्कल ही होती है
पर कुछ बच्चे, जैसे हमारे यहाँ बच्चे, एक बच्चा था वो अभी 12th में है, और 3 साल का था वो जब मेरे पास आया था। ठीक है। उसको सिर्फ कैट और क्लाउड बनाने होते थे। ठीक है। तो कैट भी ब्लैक होती थी, हाँ। क्लाउड भी ब्लैक होते थे। ओके। उसके इमेजिनेशन में यही था कि क्लाउड ब्लैक है हाँ। और कैट भी ब्लैक ही होती है। तो जब हम उसको कुछ भी ड्राइंग कराते थे वो ब्लैक कलर उठा लेता था। हमने ब्लैक कलर गायब कर दिए थे उसके बॉक्स से। अच्छा। कि ब्लैक कलर की कैट नहीं होती, व्हाइट भी होती है। तो वो बच्चों की थिंकिंग है। अभी छोटे बच्चे जैसे हैं, उन 5 साल तक के बच्चों को सिर्फ बेसिक 3 से 6 कलर ही दिखते हैं। जो बेसिक कलर और इंटरमीडिएट कलर होते हैं, सिर्फ वही दिखते हैं। अच्छा। जैसे रेड, येलो, डार्क ब्लू, ब्लैक, यही दिखते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वो टीन एज में आते हैं, उन्हें सॉफ्ट कलर दिखने लगते हैं, आईज में सेट होता है पेस्टल शेड्स। तो आप जो हमारे गेम बनाने वाले हैं, कार्टून बनाने वाले हैं, आप देखो छोटे बच्चों के कार्टून लाल, पीले, नीले, हरे रंग के ही होते हैं, बेसिक कलर के ही होते हैं। क्यों बनाते हो आप? वो ग्राफिक डिजाइनर है, वो आर्ट पढ़े हुए हैं, उनको पता है, वही डिजाइन करते हैं। वो उस एज ग्रुप के हिसाब से डिजाइन करते हैं, और हम यही पढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग। हम ऐसे ही स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ऑल राइट। और क्या कर सकते हैं उसके बाद? और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिससे मतलब बच्चा? फिर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस आप देखो ना, मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो आपका मैथ इंप्रूव होता है ना। आप वोकैबुलरी में स्पीच के लिए आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका वोकैबुलरी स्पीच स्ट्रांग होता है। ठीक है। वैसे ही आर्ट में आप जितना हैंड प्रैक्टिस करोगे, आपका हाथ उतना। एक अनपढ़ भी और एक बिना आर्टिस्ट ना होते हुए भी वो बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकता है और मार्केट में वैल्यू भी कर सकता है। हाँ, वही वैल्यू फिर कैसे क्रिएट होगी? धीरे धीरे करके धीरे धीरे वैल्यू ऐसे क्रिएट होती है कि आप अपने जो आपकी स्किल्स हैं उसको आपने कैसे सेल किया, या आप अपने आप को कैसे सेल करते हो, आप कितना एफर्ट लगाते हो, तो उस हिसाब से आपको वैल्यू मिलती है। ओके। जैसे मैं बहुत एफर्ट नहीं लगाती हूँ, जैसे मैं सबको ही बोलती हूँ मैं बड़ी आलसी हूँ, पर जो लोग देखते हो कहते हैं तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा आलस कितना। सही बात है। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से बहुत कदम आगे जा सकती थी, अभी भी जा सकती हूँ, पर मैं एफर्ट नहीं लगाती हूँ। क्यों? मैं एक संतुष्टि वाली चीज होती है ना, बस हम इतने में ही खुश हैं, संतुष्ट हैं। जैसे मान लो आज मैंने नॉर्मल सी बात है कि इस मंथ मैंने 100 रुपए कमाए, तो हाँ ये इच्छा होती है कि अगले महीने मैं 200 रुपए कमाऊं, पर उसके लिए मैं ना बाकी चीजें नहीं छोड़ती कि मैं सिर्फ उसी में लगी रहूं कि मेरा एम है पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना। नहीं, मेरा एम है पैसा तो कमाना है ही है, पर जो नीडी लोग हैं, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही है उनके फ्यूचर को बनाने के लिए, आर्ट में फ्यूचर बनाने के लिए, उन नीडी बच्चों की हेल्प करना मेरा अब एक एम रह गया है। मेरा ये एम नहीं रहेगा कि मैंने ये पेंटिंग बनाई और मैंने उसको 60,000, 50,000 या 1 लाख रुपए में सेल किया। मेरा एम ये है जो 9, 10th, 11th, 12th के बच्चे हैं। अब आर्ट की फील्ड बहुत वास्ट हो रही है, इंडिया में बहुत स्कोप आ रहा है, क्योंकि बाहर से भी लोग गेमिंग डिजाइन के लिए, ग्राफिक डिजाइन के लिए इंडिया में आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और वो स्कोप बढ़ने की वजह से आर्टिस्ट की कमी हो रही है। आर्टिस्ट तभी अच्छे बनेंगे जब उन्हें अच्छी गाइडेंस मिलेगी, स्टार्टिंग से अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो वो देखो साइंस मैथ की ट्यूशंस तो बहुत जगह है, आर्ट की भी ट्यूशन बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि आर्ट की ट्यूशंस नहीं है, पर मेरा एक स्पेसिफिक वर्क है जो 11th 12th के बच्चों को आर्ट एजुकेशन में डिग्री में एडमिशन लेने के लिए हेल्प करना। अच्छा। उनके पोर्टफोलियो बनवाना, उनको नए नए आइडियाज, नई नई टेक्निक्स, जिन्होंने आर्ट लिया है, आर्ट नहीं भी लिया है, साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट भी हैं, पर वो अपना फ्यूचर आर्ट में देखना चाहते हैं ग्रेजुएशन में। जैसे अभी आप इंजीनियरिंग, डॉक्टरी ये करना चाहते हो, वैसे आर्ट में जो लोग अपना प्रोफेशन देख रहे हैं उनके लिए हेल्प। ओके, इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो वो हेल्प मैं करना, क्योंकि उस हेल्प के लिए बेंगलोर में कोई भी नहीं है। अच्छा। आई एम द ओनली पर्सन। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं प्राउड से कह सकती हूँ, और मैं ये प्राउड से कह सकती हूँ कि मेरे जो
मैंने ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था 2009-10 में, बच्चों को ट्रेन करना। जो 9-10 के बच्चे हैं वो प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, यूएक्स यूआई डिजाइनर है, फ्रीलांसर है। और जो 8-10 साल से बच्चे मेरे पास नर्सरी से या फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे थे, वो 12th करके आज मेरी एक स्टूडेंट पैरामाउंट पिक्चर्स में ग्राफिक डिजाइनर है, एक प्रैट में, कई सारे स्कैड, पार्सन्स और रिजडी, और अभी तो मैं बहुत सारे नाम भी भूल रखी हूँ जो अभी लेटेस्ट बच्चे जा रहे हैं। और कुछ बच्चों को मैं इंटरनेशनल ट्रांसफर भी कराती हूँ। अच्छा। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 1 साल यहाँ आर्ट में ग्रेजुएशन कर लिया, पर उसे बाहर जाने का मन है, यूएस, यूके, कनाडा, कहीं भी, तो उसको ट्रांसफर चाहिए। तो उसका 1 साल बच जाए, उसके लिए जो पोर्टफोलियो बनता है वो एकदम स्पेसिफिक होता है, कॉलेज की डिमांड पर होता है, वो मैं कराती हूँ। अच्छा। अभी एक स्टूडेंट का आया कि मैं ग्रेजुएशन सृष्टि आर्ट स्कूल से कर रही हूँ, पर मुझे मास्टर्स इंटरनेशनल करना है, ठीक है, तो मुझे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है, आपकी गाइडेंस चाहिए। अभी वो आने वाली है। अच्छा। तो मैं उसको ट्रांसफर कर, ऑफलाइन में, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ है, ऑप्शंस बोथ है। स्टूडेंट ऑनलाइन भी रहते हैं, ऑफलाइन भी रहते हैं। ऑफलाइन भी मैं बुलाती हूँ क्योंकि मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए, जो चीज उनको नहीं समझ में आ रही है वो मैं उनको प्रैक्टिकली सामने बैठ के करवा सकूं। और ऑनलाइन में वो अपना करते रहे, अगर उनको ऑनलाइन भी कभी अटेंड करना है तो अटेंड करते रहे। ये रही बात इसकी, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई अभी आर्टिस्ट है, ठीक है, ये कोई ये वाला फॉलो अप क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो मेरे खुद भी उठ रहा था। आप बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं कि यार मेरे को अच्छी ड्राइंग आती है, अच्छी स्केचिंग आती है, पेंट भी कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो अपना इंस्टाग्राम में पेज बनाते हैं, फिर उस पर अपना सेल करना स्टार्ट करते हैं, बेसिक बहुत सिंपल टेक्निक, और यही सब करते हैं, ठीक है। और फिर अपना सोचते हैं कि मुझे आर्ट गैलरी खोलनी है वगैरह, ये भी एक बेसिक जो है स्टेप्स फॉलो करते हैं, राइट। कोई ऐसे मतलब बैंगलोर में ही चलो या फिर कहीं और भी जगह आपको जिनके बारे में बताऊं, ऐसे कोई मतलब एग्जीबिशंस हो या फिर कोई लोग हों जो मतलब प्रमोट करते हैं, मतलब थोड़ा कि चाहिए हमारे जहाँ पर आकर के जो न्यू आर्टिस्ट हैं, राइट, वो अपनी आर्ट को दिखा सकते हैं, बहुत सारे। हाँ, कुछ हॉबी आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगी। अच्छा। पर जैसे मेरे पास आए, उन्होंने 1 साल 6 महीने या टिप्स लेके चले गए, ठीक है, और वो अभी सक्सेसफुली अपनी आर्ट क्लासेस चला रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे, तो जैसे इसलिए हनुमान जी मैं हैं, बोल रही हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी। हनुमान जी अपने टाइम के बहुत बुद्धिमान, विवेकवान माने जाते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके कोई ना कोई गुरु रहे हैं, जैसे कि राम जी है, उनको उनके भक्त थे वो, राइट, विवेकानंद जी हैं, अब्दुल कलाम जी हैं, गांधी जी, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बने हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई ना कोई गुरु रहा है। सेम टाइम पे सेम कॉन्टेक्स्ट में हम भी वैसी है कि मतलब इतने बड़े तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बात है हमारा कोई ना कोई गुरु हो सकता है, राइट। तो सेम कॉन्टेक्स्ट में आपका जो रियल लाइफ और रील लाइफ गुरु कौन कौन रहे हैं आपके थ्रू आउट द लाइफ, जिनसे आपने कुछ सीखा हो? मेरी, वही मैंने बताया ना, मेरी मदर, ठीक है, मेरी रियल लाइफ गुरु। दूसरे मेरे हस्बैंड, रियल लाइफ गुरु। फिर मेरे फर्स्ट गुरु जो जिन्होंने मुझे पहली बार आर्ट सिखाई, वो एक तिवारी सर थे मेरे स्कूल में। अच्छा। उनसे मैंने पूरा आर्ट का जितना भी था, कंपटीशन करना, कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, कहीं भी जाना, कुछ भी करना, वो उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया। फिर दूसरे गुरु थे मेरे कॉलेज टाइम में, वो आईआईटी में टेलीविजन डिपार्टमेंट में मिस्टर नरूला थे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे फर्स्ट कैनवस पेंटिंग उन्हीं ने बनाना सिखाया, हाउ टू मेक कैनवस ऑल्सो वो उन्हीं ने सिखाया मुझे। वो मैं उनको इंस्पायर करती हूँ। फिर तीसरे गुरु मेरी कॉलेज की जो मेरी गाइड थी, वो थी। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया कि इस फील्ड में मैं कैसे आगे बढ़ूँ। बहुत सारी चीजें मैंने उनके टाइम पे की। वो तो उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। फिर उसके बाद मैं बेंगलोर आई। बेंगलोर में एज सच कोई ऐसा गुरु नहीं था, पर हाँ एक मेरी स्टूडेंट थी। जब मैंने क्लासेस लेने स्टार्ट किए तो उन्होंने मुझसे सीखना शुरू किया और उन्होंने ही मेरे को फर्स्ट फीस दिया। अच्छा। कि आप बिना फीस लिए किसी को नहीं सिखाओगे। तो एक तरह से मैं उन्हें भी गुरु मानती हूँ। सही बात है कि वैसे तो वो मेरी स्टूडेंट थी, पर उन्होंने मुझे एक ये शिक्षा दी कि बिना दक्षिणा के आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो चाहे आप इतना सा लो, पर लो जरूर। उसके बाद से फिर मैंने क्लासेस वगैरह स्टार्ट की, मेरी एग्जीबिशन हुई, सोलो एग्जीबिशन हुई, ठीक है। तो इस तरह से मेरे 3-4 ये गुरु रहे लाइफ में। ठीक है, किनको एडमायर करते हो, मतलब कि जिनके अब तक आप पहुंच नहीं पाए हो अभी तक, या फिर पहुंचना चाहते हो?
जिन गुरु के पास। भाई अब वो तो दुनिया में नहीं है, तो मैं कैसे पहुंचूंगी उनके पास? तो ठीक है। तो मैं एडमायर करती हूँ मेरे जितने भी यूरोपियन आर्टिस्ट सीनियर है, रेनॉय, रेम्ब्रांट, माइकल एंजेलो, ओके। उनको। इंडिया में मैं एडमायर करती हूँ राजा रवि वर्मा को। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को, ठीक है। उनकी पेंटिंग्स से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और उसके बाद जो प्रेजेंट में थे बीके शर्मा और मित्रा सर, उनको भी एडमायर करती हूँ, पर अब वो भी नहीं है दुनिया में। तो हाँ, उनसे मिली हूँ मैं एक दो बार, और सीखने का मौका नहीं मिला, सिर्फ मिली हूँ। ओके। बाकी अभी एज ए प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई मुझे ध्यान भी नहीं है कि हाँ। हाँ, एक और रहे हैं मिस्टर हजारिका, वो हॉबी आर्टिस्ट हैं, पर उनकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनती हैं, और वो आसाम के हैं, और सेल एग्जीबिशन और सेल भी करते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी वगैरह में। तो मैं कभी भी, जब भी मैं नोएडा जाती हूँ, मैं उनसे मिलने जरूर जाती हूँ। ओके। तो उनसे मैंने सीखा नहीं है कुछ भी, पर हाँ, उनकी जो स्टोरी है वो मुझे बहुत एडमायर करती है। वो मिलिट्री में थे, उन्होंने प्री रिटायरमेंट ले लिया था, और उन्होंने एज ए हॉबी अपना करियर स्टार्ट किया। अभी वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, और टॉप मोस्ट सीनियर है, आई थिंक 78 79 के हो रहे होंगे इस समय। तो उनको भी मैं एडमायर करती हूँ, वो अभी है। अच्छा, वो भी है। वो अभी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा आपको मिला है जो मतलब आपको लगा हो कि यार बच्चा भी नहीं, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट आपको मिला है कि भाई इसको कितना भी सिखा लो, किसी सीखेगा, ऐसा कोई मिला है? मिले हैं और अभी भी है। अच्छा, अभी भी है क्या? हाँ, और कुछ बच्चों के साथ तो इतनी मैं अटैच हो गई थी। एक बच्चा था, ठीक है। तो वो, उसकी पेरेंट्स भी बोलते थे, वर्षा ये बस अपने फ्रेंड्स के चक्कर में यहाँ आता है, हाँ। वो कुछ भी करता है, आप करने दो। हाँ। और हम लोगों ने भी सोच लिया था, हम चाहे जितना भी इसको सिखा लेंगे, सीखेगा तो नहीं। हाँ, वो 2-4 बच्चे अब बड़े हो गए, 12th पास कर गए, अच्छा। कॉलेज पास कर गए हाँ। वो बच्चे, और वो अभी भी मिलते हैं। तो मैं अभी भी, अभी थोड़े दिन पहले लास्ट मंथ मिली थी एक बच्चे से। मैंने कहा था, और काफी लंबा हो गया है, मैंने कहा था और अभी क्या कर रहे हो? नहीं आंटी, बस जो आपने सिखाया था उतना ही सीख पाया हूं। तो ऐसे भी बच्चे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो आर्ट को प्रोफेशन लेंगे। वो एज ए हॉबी हमारे पास ज्वाइन किए थे, और अब वो एज ए करियर आर्ट उन्होंने लिया है। तो वो अभी भी मेरे को बोलते हैं कि आंटी आप नहीं होते तो शायद हम हॉबी करते रह जाते, हम आर्ट एज ए करियर नहीं लेते। तो ऐसे भी हैं स्टूडेंट। इस टाइम में भी आप कह रहे हो कि आर्टिस्ट का स्कोप है, अगर धीरे धीरे उसको डेवलप किया जाए। बहुत है। अभी आर्टिस्ट का ही स्कोप है, पूरी दुनिया में आर्टिस्ट आने वाले हैं। बाकी डॉक्टर इंजीनियर तो जहाँ स्टॉप होने वाले हैं, जितने हैं वही रह जाएंगे। ये तो आर्टिस्ट तो बहुत होने वाले हैं, क्योंकि अब आर्ट स्कूल बहुत हो गए। पहले बेंगलोर में सीबीएसई ICSE में आर्ट एज ए सब्जेक्ट लोग सीरियस नहीं पढ़ाते थे। अब आर्ट सीरियसली पढ़ाने, इवन कॉलेज, जो इंजीनियरिंग कॉलेज थे, उन्होंने भी बीडेस को इंक्लूड कर लिया है अपने उसमें, आर्किटेक्चर और बीडेस को। अच्छा, अरे बहुत बढ़िया। लाइक CMRIT, वैसे मैं तो नाम अभी बताती हूँ। अरे वाह। नहीं, ऐसे मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कोई भी ऐसे लोग हैं, राइट, ऐसी कम्युनिटी बहुत कम है कि मतलब कि आए सर साथ में बैठेंगे, तुम साथ में एक दूसरे से बैठ के सीखते हैं, वो होता है ना एक दूसरे को बढ़ाने वाला। हमने एक अपना ग्रुप चलाया था। अच्छा। किटी का। किटी पार्टी होती है, किटी पार्टी जैसे होती है ना, लोग जाते हैं, फैशन करते हैं, ज्वेलरी दिखाते। हम लोगों ने अपनी जो 8-10 लोग थे, उन्होंने कहा था ऐसा है, हमको जो आता है हम एक दूसरे को सिखाएंगे। अपना जो एंजॉयमेंट है किटी का, वो तो करेंगे। तो जैसे किसी को कुकिंग अच्छी आती है, किसी को एम्ब्रॉयडरी अच्छी आती है, किसी को जैसे मुझे आर्ट थी, तो हम एक दूसरे को वो सब सिखाते थे। अच्छा। कि जैसे मेरे घर में अगर किटी हुई तो मेरा आर्ट से रिलेटेड है, तो उस दिन मैं उनको एक छोटा पीस आर्ट का कुछ बनवाती थी। फिर किसी के यहाँ जाते थे, उसको बेकिंग का शौक है, वो एक बेकिंग डिश बनाती थी, हमको वो सिखाती थी। हम ऐसे एंजॉय करते थे। तो वो हमारा 1-2 साल ग्रुप चला था। उसके बाद धीरे धीरे लोग अलग हो गए, इंटरेस्ट भी हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, तो फिर वो इंटरेस्ट खत्म ही हो गया था एक तरह से। अच्छा, इंटरेस्ट खत्म हुआ। अगर ऐसी कोई कम्युनिटी आपको मिले कि मतलब जहाँ पे मतलब एक साथ आर्टिस्ट आकर कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, एक दूसरे को ऑब्वियसली प्रमोट कर रहे हैं, है बहुत सारी कम्युनिटी है जहाँ पर लोग करते हैं, तो वो दिल से प्रमोट करते हैं कि चलो यार साथ में मिलकर। जैसे मैं जब इस एरिया में जहाँ मैं रह रही हूँ, वहां पर जब मैं आई थी, तो यहाँ पर रोड भी कच्ची थी,
कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। पर हमने ये घर कुछ सोच के किसी और वजह से लिया था। अच्छा। पर और मैंने यहाँ के क्लासेस जब स्टार्ट की तो मुझे लगता था इतने जंगल में कौन आएगा सीखने। पर मेरे ही जो अभी लड़की मेरी स्टूडेंट है वो उसमें ग्राफिक डिजाइनर है, वही 3-4 बच्चों से मैंने अपना यहाँ पे स्टार्ट किया। वो मेरी फ्रेंड की बेटी है, तो उससे स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 100, 200 ऐसे होते चले गए। और इसी जगह बैठ करके कहीं मुझे जाना नहीं पड़ा, कहीं कुछ करना नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कम्युनिटी इकट्ठी नहीं हो सकती, हम सिखा नहीं सकते। मैं जो विलेज एरिया है उसमें जो स्कूल है एक गवर्नमेंट स्कूल, चूंकि मुझे कन्नड़ा नहीं आती, सॉरी टू से, पर ये था कि मैं कोई एक मुझे मिलता तो मैं ये प्रमोट करना चाहती थी कि वहाँ जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं कुछ सिखाऊं, मटेरियल भी अपने पास से देने। पर मुझे वहाँ स्कूल से कोई सपोर्ट नहीं मिला। अच्छा। दूसरा मैंने ऐसा चैरिटी वाला काम किया है पहले। साईं बाबा टेम्पल है कुंदनहली में, इसमें बैमन लेआउट में। तो वहां पर मैंने कुछ लेडीज को बैग बनाना, पर लिफाफे बनाना, अच्छा, वो सब सिखाया है चैरिटी में। हाँ। और उनको जैसे स्टिच करना कि मशीन कैसे चलाते हैं, ये तो अच्छा है, मतलब वो सब सिखाया। पर मैं पहले उस एरिया में रहती थी तो वहां से वॉकिंग डिस्टेंस था, मैं चली जाती थी। मैं ड्राइव नहीं करती। तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर आने के बाद मुझे उतनी दूर जाने में थोड़ा मुश्किल। यहाँ की भी जो लेडीज होंगी, ऐसा तो नहीं कि आपकी जो बिल्डिंग जो सारी भी औरतें हैं वो काम करती होंगी, कुछ हाउस वाइफ ही काम है? करती है, सब वर्किंग है। सब वर्किंग है। हाँ। पहले मेरी नेक्स्ट डोर नेबर थी, वो हाउस वर्किंग भी थी, फिर थोड़े दिन हाउस वाइफ भी थी। पर उसको भी मैंने सिखाया, उसने पूरा सीखा भी। अच्छा। अभी वो यूएस शिफ्ट हो गई है। उसने वहां से भी मेरे से गाइडेंस ली कि आंटी मैं यहाँ क्लास चलाऊं। उसको मैंने टिप्स बताया, उसने वहां भी ली। अभी कह रही वहां सब चाहते हैं कि तुम क्लास लो मेरी। तो अब ये है कि उसकी मर्जी है, वो वहां लेगी नहीं लेगी, पर उसने टिप्स लेके स्टार्ट भी किया, करा भी। ऐसा नहीं है कि है नहीं। कुछ फ्रेंड सर्किल था जो मेरे स्टूडेंट थे और मेरे फ्रेंड्स बन गए। वो अभी उसमें एक ऑस्ट्रेलिया में लड़की है, वो अपना मधुबनी पे काम कर रही है। मधुबनी पेंटिंग एक स्टाइल, तो उस पे काम कर रही है। उसने भी मेरे से सीखा। हम 3 फ्रेंड्स थे, जो स्टूडेंट थी वो तीनों फ्रेंड हो गए थे। तो ये था कि हम लोग कुछ शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, पर कॉम्बिनेशन नहीं बैठा। और उसके बाद ये इमीडिएट कोविड लग गया। जब तक में हम डिसाइड करते 2016-17 में हम डिसाइड कर रहे थे, उसी बीच में 18 में वो चली गई, फिर 19-20 में कोविड लग गया। तो हमारा वो बन नहीं पाया कि हाँ हम कुछ स्टार्ट करते। उन लोगों का बहुत मन था कि कोई वेंचर स्टार्ट करे। और अभी मैं देखती हूँ कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, तो मैं मन में सोचती हूँ कि अरे ये तो हमारा ड्रीम होता था। सही बात। कोई ना कोई किसी ने कोई ना कोई कहीं हिट हो जाता है, तो कोई ना कोई कर ही लेता है। जैसे अभी एक मैगजीन है कैनवस करके, कलर कैनवस। उस मैगजीन को निकालने का मेरा एक ड्रीम हुआ करता था 2000 वाले टाइम में। ठीक है। मेरे और मेरे हस्बैंड का एक ड्रीम था कि हम एक आर्टिस्ट के ऊपर निकाल करके कोई छोटी मैगजीन 8 पन्ने की निकाले। ठीक है। पर अभी वो किसी ने दिल्ली में स्टार्ट की है और वो निकाल रहा है। अरे वाह। तो मैं मिली भी थी उससे। तो मैंने ये भी बोला था एक टाइम पे मेरा ये ड्रीम हुआ करता था कि मैं ये लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा ड्रीम को तुम नहीं करोगे अपना पूरा तो कोई और कर लेगा। कोई और कर लेगा, कहीं ना कहीं तो हिट होता ही। तो ये कि हम नहीं कर पाए उस समय। तो बिहाइंड द सीन में डालेंगे। हाँ नहीं वो कट कर देना। ठीक है, ऑलराइट। तो ये लास्ट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा बहुत आपको रियलाइज करवाता है कि यार हल्का क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन नहीं है। भारी क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, थोड़ा माहौल थोड़ा गर्म हो गया। ठीक है, हल्का क्वेश्चन जैसे कि मतलब आपने अपने आप को एडवाइस करना है कुछ। ठीक है, जैसे कि मतलब 5 साल पुरानी वाली जो है वर्षा, ठीक है, उसको क्या एडवाइस करोगे, और अभी वाली वर्षा को क्या एडवाइस करोगे, अपने आप को क्या एडवाइस करोगे, ताकि थोड़ा एक मोटिवेशन। पुराने वाली वर्षा को मैं एडवाइस करूंगी कि काम करो और काम करो। हाँ। बस जितना तुम काम कर सकते हो उतना करो अपने आर्ट फील्ड में। अभी नई वाली वर्षा में थोड़े चेंजेस आ गए हैं बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि नहीं बस हो गया, चिल करो, जितना कर सकते हो उतना करो, अपने आप को प्रेशर में मत डालो। अच्छा, ये हो गया है। पर क्रेविंग अभी भी है। 5 साली वर्षा भी कभी कभी जग जाती है, तो
क्रेविंग अभी भी है कि हाँ क्रेविंग्स आ गए। मुझे मेरा ये है कि मुझे काम तो करना ही है, हम्म मुझे बैठना कभी नहीं है। हम्म आजकल मैं 1-2 महीने से थोड़ा बैठी हुई हूँ, वो मुझे इरिटेट भी कर रहा है, जी पर यह है कि हाँ मुझे आखिरी दिन तक काम करना है अपना आर्ट से रिलेटेड। ये तो होगी आपकी बातें, ठीक है। मुझे क्या एडवाइस करोगे, एज एन कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, ठीक है, अगर हम इंटरव्यू को एंड करना हो, कैसा लगा आपको इंटरव्यू? मुझे अच्छा लगा तभी मैंने आपको टाइम दिया, ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो मैं मना कर देती, सही बात है। सीधी सी बात। हाँ और आपको भी एडवाइस करूंगी कि आप अच्छे इंटरव्यू लो, मतलब जो लोग इस फील्ड में हैं या जो आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, पुराने लोग तो इस्टेब्लिश हो चुके हैं, नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो मैं भी पुरानी हो गई हूँ, तो अभी जो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आप लोग हो, तो उनमें से आप देखो कौन अच्छा। लोग हैं जिनको आप एक प्लेटफॉर्म देके उनको पुश कर सकते हो। ऐसे लोगों को आप select जिनमें और ज्यादा क्रेविंग्स है, जब ये और craving करने हो। का मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास काम करने के लिए भी है पर उनको कोई बैकअप नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो एक सपोर्ट सिस्टम आप बनो, उनको Okay. प्लेटफॉर्म दो, ठीक है, ये मैं जरूर। एडवाइस दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। और इंटरव्यू में कोई आप चेंजेस करना चाहो कि हाँ यार ये चीज तो मुझे तुषार की अच्छी नहीं लगी, कोई ऐसा चीज है जो आपको लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए मेरे इस इंटरव्यूज में? अब जब मैं पूरा रिकॉर्डिंग देखूंगी तब मुझे पता चलेगा, तो ठीक है। मुझे पूरी रिकॉर्डिंग दे हाँ देना वो तो मैं आपको भेज दूंगा। है। और फिर उसके बाद हाँ हाँ। अगर लगेगा कि हाँ ये भी ऐड, क्या होता है कभी कभी हम फ्लो में बोल जाते हैं कुछ भी, हाँ। और फिर याद आता है अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, अच्छा। ये पब्लिक हो जाएगा, है ना। हाँ और कभी कभी होता है कि कुछ चीज रह गई, अगर हम हाँ। ये भी बता देते तो ये भी अच्छा होता सही बात है, है। चलो किसी को फायदा मिल जाता। हाँ तो मैं ये कहना एक चीज ऐड करना चाहूंगी, हाँ। अगर मेरा ये आप पब्लिक करते हो, आप मेरे गुरु में डालते हो, तो मैं जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जिनके अंदर क्रेविंग है इस फील्ड के लिए, उनको एडवाइस देना चाहूंगी कि वो आगे आए, बढ़े और काम करें। बिना काम के कुछ नहीं है, आजकल काम करना बहुत जरूरी है। जी, धन्यवाद वर्षा जी, आपसे मिलकर के अच्छा लगा मुझे। मुझे भी अच्छा लगा। आई होप कि ये इंटरव्यू सही जाएगा और लोगों तक पहुंचेगा सही तरह से। अच्छी बात है, पहुंचना भी चाहिए, और जिन्हें आपकी हमारी जरूरत हो उन्हें हमसे टच में भी रहना चाहिए, कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट होना चाहिए। चलिए धन्यवाद आपका। थैंक यू।